हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। यहाँ पर सरफान को दिखाया जाता है जो फा और जॉम के बीच में कंपटीशन रखता है कि देखते हैं फाइटिंग के बीच में कौन सबसे ज़्यादा फाइटिंग कर पाता है। लेकिन गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी रहते हैं। यहाँ पर फाइटिंग तो उन्हें करनी थी, लेकिन दूसरों से और उनके हाथों में जंजीरें भी बंधी हुई थी। खैर, यहाँ पर अब फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे लोग आते हैं और उन दोनों से फाइटिंग करते हैं। कुछ टाइम तक जॉम तो फाइट करता है, लेकिन बेचारी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। लेकिन उसके अपोजिट में फ़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और बहुत अच्छी तरीके से वो फाइट करता है, जिसकी वजह से वो विनर भी रहता है। नामपिंग और चाओ को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों देखने के लिए जाते हैं फ़ा को। लेकिन रास्ते में चाओ नामपिंग का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरे फ़ा को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और उस पर हाथ उठाने लगती है। नामपिंग उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए मरोड़ देती है, ये कहते हुए कि आइंदा मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन चाओ उसे पुश कर देती है, जिसकी वजह से नामपिंग बेहोश हो जाती है। तब सिचुएशन को संभालने के लिए लिमजिका और पीकोंग सामने आते हैं। इधर सरफान को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि उसका बेटा हारे और फा जीते। इसी वजह से वो अपनी मैजिक पावर का भी यूज़ करता है और कुछ लोगों पर अपने मैजिक का यूज़ करके उन्हें फ़ा से लड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन फ़ा समझ जाता है सरफान की चाल को भी, क्योंकि फ़ा को सब कुछ मालूम था सरफान के बारे में कि उसे ब्लैक मैजिक भी करना आता है। लेकिन फ़ा बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और उन लोगों पर भी वो काबू पा जाता है। सारे लोग चेयरअप करने लगते हैं फ़ा फ़ा करके, क्योंकि सच में फ़ा उसके लायक था। सरफान को लग रहा था कि इस कॉम्पिटिशन में उसका बेटा जॉम जीतेगा, लेकिन जॉम हार चुका था। इसी वजह से सरफान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नामपिंग बेहोश थी, तो वहाँ पर पीकोंग और लिमजिका दोनों उसकी केयरिंग करते हैं। कुछ टाइम के बाद जब नामपिंग को होश आता है तो यहाँ पर लिमजिका उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बैक साइड पर मेडिसिन अप्लाई कर सकती हूँ, तुम्हें चोट लगी है गिरने की वजह से। तब वहाँ पर फ़ा को देख करके नामपिंग काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि फ़ा बिल्कुल सही सलामत रहता है। फ़ा पूछता है नामपिंग को हुआ क्या। तब लिमजिका सारी सिचुएशन को बता देती है कि किस तरह जब वो उससे मिलने के लिए आ रही थी तो चाओ ने उसके साथ किया। नामपिंग मेडिसिन लगाने से मना करती है। तब लिमजिका फ़ा को कहती है, ये तुम्हारा हस्बैंड है ना, अब यही तुम्हारे बैक साइड पर मेडिसिन अप्लाई करेगा। तब नामपिंग कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम कीजिए, आप ही मेरे बैक साइड पर मेडिसिन अप्लाई कर दीजिए। फ़ा यहाँ पर उसे टीज करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिमजिका नामपिंग के बैक साइड पर मेडिसिन अप्लाई करती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए भी कहती है। घर वापस जाने से पहले लिमजिका फ़ा से मिलती है और उसे कहती है, नामपिंग के बारे में मैंने जो कुछ भी सोचा था सब रॉन्ग निकला। वो उतनी भी बुरी नहीं, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहूँगी कि तुम उसका लाइफ टाइम तक ख्याल रखो। तुम उसे जाने मत दो, वो बहुत ही प्यारी है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम भी उसे लाइक करते हो। यहाँ पर फ़ा अपनी मॉम से कहता है, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि नामपिंग को यहीं पर रहना चाहिए। और नामपिंग ये सब चोरी छुपे सुन रही होती है। जब फ़ा वापस आता है तो नामपिंग सोने की एक्टिंग कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सच में कहीं फ़ा उसे रोक न ले और वो हमेशा के लिए इसी कबीले में न रह जाए। वो अपने मॉम डैड को याद करती है और यहाँ पर फ़ा उससे बात करने की कोशिश करता है, बट नामपिंग उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसने सारी बातों को सुन लिया था और वो अब फ़ा पर गुस्सा कर रही होती है कि ये हर वक्त बस दूसरों की ही सुनता है, कभी मेरे बारे में इसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इधर थिप को दिखाया जाता है जो कि चाय पी रहा था और फ़ा के ख्यालों में खोया हुआ था कि आखिर फ़ा चाहता क्या है। चाय पीते पीते सडनली चाय उसके पैंट पे गिर जाती, अब उसे क्लीन करने लगता है। तब वहाँ पर कांग आ जाती है। कांग उसे इस तरह से देख करके शॉक में थी कि आखिर ये कर क्या रहे। लेकिन तभी इस बीच थिप की पैंट नीचे गिर जाती है और उसे देख करके कांग तो सडनली वहीं पर ही बेहोश हो जाती है कि उसने क्या देख लिया। फ़ा नोटिस करता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, नामपिंग उससे अभी तक बात नहीं कर रही है और उससे फाइट भी नहीं कर रही है। वो कुछ टाइम के लिए शॉक में था कि कहीं इसकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई है जो इस तरह से फाइट नहीं कर रही है। आखिर वो पूछ ही लेता है कि क्या बात है। तब नामपिंग उसे कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। जब तुम तुम्हारी मॉम से कह रहे थे, क्या तुम सच में मुझे यहीं पर रखोगे। देखो ऐसा मत करो, मुझे अपने घर पर जाना है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे। तब फ़ा कहता है, मैं अपना प्रॉमिस जानता हूँ और मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। थिप उसी पर्सन की तलाश में निकल पड़ता है जिसने उसकी जान बचाई थी। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली वो उस पर्सन से मिल जाता है। थिप को मालूम पड़ चुका था कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इसे मैजिक करना आता है, मतलब जादू करना आता है। तो यहाँ पर थिप रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी सिखाइए, जिस पर वो पर्सन कहते हैं, नहीं, तुम अपने डर पर काबू नहीं रख पाओगे, ये सीखना इतना भी ईजी नहीं है। जिस पर थिप रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे सिखाइए, मैं अपने डर पर काबू रख लूँगा। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनली थिप को मैजिक करना अब आ गया था। यहाँ पर वो पर्सन उसकी बॉडी पे टैटू बनाता है ताकि उसके अंदर और भी ज़्यादा शक्तियाँ आ सके।
अब थीप पूरी तरीके से मैजिक करना सीख गया था। लेकिन पर्सन जाने से पहले थीप को वार्न करता है, ये पावर सिर्फ तुम्हें मिली है अच्छे काम करने के लिए। अगर तुमने इससे कोई भी गलत काम किया तो याद रखना ये तुम्हें खुद ही ले डूबेगी। और ये कहकर सडनली वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। नामपिंग वहाँ से काफ़ी अपसेट थी। इसी वजह से फा नामपिंग का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर लेकर आता है, जहाँ पर उसने आज रात में मूवी देखने का डिसाइड किया था और पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। वो नामपिंग से कहता है, क्या अब तुम खुश हो? नामपिंग कहती है, पहले मैं मूवी देखूंगी और मूवी अगर अच्छी लगी तो शायद मैं बोलूँ कि मैं खुश हूँ। यहाँ पर दोनों मूवी को एंजॉय करते हैं और साथ ही वो उस मूवी के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। दोनों बातें करने में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें आइडिया भी नहीं रहता है कि कब वो दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और किस करने वाले हैं। इन दोनों के रंग में भंग डालने के लिए पहुँच पड़ते हैं फा के फ्रेंड्स। तब कॉन्ग नोटिस करता है और कहता है, लग रहा है फा हम लोग गलत टाइम पर आ गए ना, वैसे सॉरी, हाँ हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब नामपिंग रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मूवी बहुत ही अच्छी है, चलो सब लोग बैठ कर देखते हैं। और सारे लोग एक साथ उस मूवी को एंजॉय करते हैं और उसके रिलेटेड खूब बातें करते हैं। नाइट में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर फा को बार बार वही बुरे सपने आते हैं जब उसके डैड ने उसकी टीचर को मार दिया था उसकी आंखों के सामने, और वो सीन वो आज तक भुला नहीं पाया। इसी वजह से आए दिन सपनों में वो सारी चीज़ें देख करके वो डर जाता। तब नामपिंग उसे रियलाइज़ करवाती है कि ये सब उसका ड्रीम है, उसे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब फा नामपिंग को पकड़ते हुए से कहता है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। जॉम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो हार चुका है और फा जीत चुका है। इसी वजह से वो नामपिंग को किडनैप करवाता है अपने बंदों के थ्रू। और इधर फा को दिखाया जाता है जो हर जगह नामपिंग को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ गई। रास्ते में जॉम उससे मिलता है। हर बार तो जॉम उसे बहुत कड़वी और तीखी बातें करता, लेकिन फर्स्ट टाइम वो फा से बहुत ही स्वीटली बात करता है और फा को भी ये बात हजम नहीं होती है। तब वो कहता है, अब सीधे से मुद्दे पे आओ कि कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन जॉम मुझसे कहते हैं, कुछ भी नहीं, जो भी कहना है, क्या कहना वो तो सामने आ जाएगा, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बाय द वे तुम्हारा थैंक्स, कल तुमने मेरी जान बचाई ना, तो इसके लिए थैंक्स बोलना तो बनता ही है ना। नामपिंग को जब होश आता है तो अपने आप को उसी जंगल में पाती है, उसी प्लेस पर जहाँ पर घोस्ट था। नामपिंग घोस्ट को अपनी तरफ आते हुए देख करके काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसे लॉकेट के बारे में याद था। वो लॉकेट निकालती है बट घोस्ट का उस पर कोई भी असर नहीं होता। और यहाँ पर वो घोस्ट नामपिंग के पीछे तो नहा धो करके पड़ गया था, बस वो उसकी जान का प्यासा था। इधर फा को दिखाया जाता है, वो अपनी मॉम के पास जाता है और नामपिंग के बारे में पूछता है। तब उसकी मॉम बताती है कि उसने जंगल में देखा था। फा आ जाता है और यहाँ पर वो घोस्ट के पीछे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस पर तो कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और सडनली वो वहाँ से गायब होकर के नामपिंग पर हमला कर देता है। अब नामपिंग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। फा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसी वजह से वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है और अपने मैजिक पावर के थ्रू उस घोस्ट का खात्मा कर देता है और यहाँ पर वो घोस्ट मर जाता है। जॉम को दिखाया जाता है, वो जब सो रहा था तब उसकी आँख खुलती है और अपने आप को वो उसी जगह पाता है जहाँ पर घोस्ट था। वो शॉक में था कि घोस्ट उसके सामने है। वो उसे बचने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन घोस्ट उस पे वार किए जा रहा होता है। सडनली जॉम चिल्ला करके बैठ जाता है और गन शो करने लगता है। उसे लगता है कि उसके सामने कोई है, बट कोई भी नहीं था। उसके बंदे उसे रियलाइज़ करवाते हैं कि बॉस वो आपका सपना था। लेकिन जॉम जब अपनी टी शर्ट ओपन करता है और देख करके शॉक कि उस घोस्ट के निशान तो पूरे के पूरे हैं। अब वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या। खैर नेक्स्ट सीन में फा को दिखाया जाता है। अब फा नामपिंग से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए सिटी जा रहा है और उसे यहाँ पर कोई रायता नहीं फैलाना है, आराम से रहना है, और वो जब उसके पास दोबारा आएगा तो वो ज़रूर उसे उसके घर पर छोड़ देगा, लेकिन इस बीच उसे यहीं पर रहना है। लेकिन फा को तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि नामपिंग ने उसके जाने के बाद वहाँ पर क्या प्लानिंग की थी। अब वो तो फा के जाने पर ही मालूम पड़ेगा। फा उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। नामपिंग ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस कबीले से बाहर जा कर ही रहेगी और उसका रास्ता था फा के ट्रक में घुस करके जाने के लिए, जो कि वो सामान लोड करके सिटी में ले जा रहा था। एदा चाओ अपनी बेस्टी के साथ आती है। फा के ना रहने पर वो नामपिंग को सबक सिखाना चाह रही थी और उसके रूम में आते ही वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है कि चद्दर के नीचे कौन है। डायरेक्ट पीटना स्टार्ट कर देती है और अपनी फ्रेंड को भी कहती है, लेकिन जब जो चद्दर उठाती है तो वहाँ पर नामपिंग रहती नहीं और उसे मालूम पड़ जाता है कि नामपिंग भाग गई है। इधर फा और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जब ट्रक में वो सामान लोड करके सिटी की तरफ जा रहे थे, तब यहाँ पर वो सारे नामपिंग के रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, जिस पर नामपिंग को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक के बीच से चिल्ला देती है, तुम लोग मेरे बारे में ऐसी कैसी थिंकिंग रख सकते हो जबकि तुम लोग अच्छे से जानते हो फा मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ। अब फा सुन लेता है, वो उसे वार्न करता है, जल्दी से जो भी हो ट्रक में बाहर निकलो, अदरवाइज शूट कर दूंगा। अब नामपिंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है और इसे फा के सामने आना ही पड़ता है। फा नामपिंग को वहाँ पर देख कर के शॉक्ड और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है।
तब नामपिंग कहती है, एक्चुअली तुम जो सामान लेकर जा रही हो ना, इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मैं बस तुम्हें बचाने के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी साथ में लेकर चलो ना। तब यहाँ पर कॉन्ग कहता है, हाँ अब हम नामपिंग को पीछे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आधा रास्ता हम लोग ने तय कर लिया है और आधा रास्ता बाकी है और सामने पुलिस भी खड़ी हुई है। तब यहाँ पर नामपिंग को दिखाया जाता है जो एक डिटेक्टिव की तरह बोल रही होती है। अब जबकि नामपिंग ने बहुत सारे नॉवेल्स को रीड किया था, तो यहाँ पर उसका दिमाग भी वैसे चलता है। वो नॉवेल्स की रिलेटेड आइडिया बताती है कि वो किस तरह पुलिस से बच सकते हैं। फॉ से कहता है, रहने दो, तुम्हारे आइडियाज़ पे अगर फॉलो किया ना तो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। नामपिंग जिद पे आ जाती है कि वो भी फा के साथ जाएगी। फा उसे बेहोश कर देता है और वहीं पर ही लिटा देता है, ताकि जब उसे होश आए तो वो वापस कबीले जा सके। नामपिंग भाग गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चाओ जा करके लिमजिका को भी बता देती है। तब लिमजिका कहती है, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वहाँ यहीं कहीं पर होगी, वो थोड़ी जा सकती है। उसे यकीन नहीं आता है, तो इसी वजह से वो जाती है जॉम के पास और जॉम को भी ये बता देती है। तब जॉम कहता है, अब वो उसकी लाइफ है, अगर वो यहाँ से भागना चाहे तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसकी मर्ज़ी। तब यहाँ पर चाओ से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगी तो तुम मुझे मेरे प्यार से मिलाओगे, मतलब तुम फा को मेरे करीब लाओगे, तुम्हारा प्रॉमिस नहीं भूल सकते हो। तब जॉम कहता है, तुम जैसी लड़कियों के लिए मैं अपना प्रॉमिस भी याद रखूं। जॉम की ये बातें सुन करके चाओ बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है कि उसने उस पर ट्रस्ट किया। रास्ते में पुलिस उस ट्रक को रोक लेती है और छानबीन के दौरान उन्हें मिलता है कि ये तो इलीगल काम हो रहा है। तब यहाँ पर वो लोग फा को अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। फा भी कहाँ पीछे रहने वालों में, वो उन लोगों की अच्छी खासी धुलाई करके जब वहाँ से जाने लगता है तो वो लोग उसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके पैर पे गोली लग जाती है। जब नामपिंग को होश आता है तो रिक्वेस्ट करती है एक टैक्सी वाले से कि वो उसे उसकी सिटी छोड़ दे, जिस पर वो रेडी हो जाता है। तब नामपिंग थैंक्स बोलती है और फ़ौरन उसके अंदर बैठ जाती है, लेकिन उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो जिसमें बैठी हुई है फ़ा ऑलरेडी वहीं पर ही था। फ़ा को देख करके वो शॉक्ड में थी कि फ़ा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फ़ा उसे पकड़ लेता है और फ़ौरन नीचे उतारता है और कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वहीं पर रहोगी, तुम कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से मैं हर्ट हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हूँ। नामपिंग फ़ा से पूछती है कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। तब फ़ा उसे बताता है कि जब मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हें साइड में रख रहा था, तब मैंने तुम्हारी नोटबुक देख ली थी, जिसमें तुमने सारे प्लानिंग लिखे हुए थे ना कि किस तरह तुम्हें यहाँ से भागना है, तो बस उसी की मेहरबानी है। अब यहाँ पर फ़ा को दिखाया जाता है, वो नामपिंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, इसी वजह से अब मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिस तरीके से जीना है तुम जी सकती हो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है जाओ। अब जबकि फ़ान नामपिंग को लाइक करने लगा था, तो इसी वजह से वो उसे तो हर्ट नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन खुद पर ही निकालता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। नामपिंग को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं वो सही सलामत पहुंच पाएगी कि नहीं, इसी वजह से वो बुक किसी पर्सन के थ्रू फाइनली थिप तक पहुंचा देती है कि किस तरह वो लोग उस कबीले में इंटर कर सकते हैं। फ़ान नामपिंग को फोर्सफुली वहां से जाने के लिए कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है ना, जाओ। नामपिंग के ना जाने पर वो गन निकाल लेता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं शूट कर दूंगा। नामपिंग को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन अब फाक से दूर होने के बाद उसे उसके बारे में पता चलता है, उसकी फीलिंग्स के बारे में। फाइनली पुलिस को नामपिंग मिल जाती है, वो उसे लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है सारे लोग फा के पीछे पड़े हुए रहते हैं और पैर में चोट लगने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। अब पैर में उसकी गोली लगी थी, इसी वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाता है। तब वहाँ पर एंट्री होती है नामपिंग के। नामपिंग जैसे तैसे करके फ़ा की जान बचाती है, उसे पानी से बाहर लेकर आती है, लेकिन अभी भी फ़ा होश में नहीं आया था। इसी वजह से नामपिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो फ़ा को खो ना दे। कुछ टाइम के बाद जब फ़ा को होश आता है तो नामपिंग की जान में जान आती है। वो फ़ा से कहती है, मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, मुझे लगा कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूँ। तब फ़ा नामपिंग से कहता है, तुम गई थी ना यहाँ से जाने के लिए, फिर वापस क्यों आई, जाओ यहाँ से। तब नामपिंग कहती है, भला मैं अपने प्यार से दूर रह सकती हूँ क्या, तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हारी केयरिंग करती हूँ, बस इसी वजह से वापस चली आई हूँ। तब यहाँ पर फ़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि नामपिंग भी उसे लाइक करती है। वो सडनली उसे किस करने लगता है। उसी जंगल में थिप और फ़ा एक बार फिर दोनों का आमना सामना होता है, जहाँ पर थिप अब बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग से फ़ा का सामना करता है कि उसे भी तो शक्तियाँ आती है। यहाँ पर फ़ा अपनी शक्तियों का यूज़ करके उसे बेहोश करता है, लेकिन थिप को भी वो सारी शक्तियाँ आती थी। अब दोनों ही अपनी शक्तियों का यूज़ करके एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फ़ा तो शौक में था कि वो जिन शक्तियों का खुद यूज़ कर रहा है वो थिप को कैसे आ रही है। थिप यहाँ पर फ़ा पर भारी पड़ जाता है। तब नामपिंग आती है और थिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो फ़ा को छोड़ दे, क्योंकि वो उसे गलत समझ रहा है। फ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब वहाँ पर सरफान की एंट्री होती है, जो कि अपने मैजिक वाले दरवाजे से वहाँ पर आ जाता है और वो जैसा तैसे करके फ़ा और नामपिंग को एक बार फिर से कबीले में ले जाता है। यहाँ पर थिप
अब उसे भी शक्तियों का यूज़ करना आ रहा था, तो वो शांत बैठने वालों में से थोड़ी रहता है। वो भी सरफान पर अपने मैजिक का यूज़ करता है। लेकिन सरफान तो उसका भी बाप निकलता है, क्योंकि सरफान कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी था, उसे तो थिप से भी ज़्यादा मैजिक का यूज़ करना आ रहा था।